नमस्कार साथियों, सर्वा क्लासेज में सभी साथियों का मैं ओपी शर्मा भूगोल व्याख्याता हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आपका अपना सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल आपके लिए संपूर्ण ज्योग्राफी प्रोवाइड करता है। तो सभी साथी संपूर्ण ज्योग्राफी के लिए जुड़े आपके अपने सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और अन्य साथियों को शेयर भी कर दें। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे फर्स्ट ग्रेड की बात आ जाए, सेकंड ग्रेड की बात आ जाए, रीट मेंस की बात आ जाए, लैब असिस्टेंट, फोर्थ ग्रेड, अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जो है जहां ज्योग्राफी के टॉपिक जो आते हैं ऑल आउट टॉपिक अपन सोल्व कराते हैं। कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अपन एनसीईआरटी का सिलेबस, एनसीईआरटी सिलेबस जो संपूर्ण सिलेबस है वो सोल्व करा रहे हैं। तो सभी विद्यार्थी जो है जो 2026 के अंदर कक्षा 12 का एग्जाम देंगे उनके लिए संपूर्ण सिलेबस अपने यूट्यूब के माध्यम से अपन सोल्व करवा रहे हैं। तो वो विद्यार्थी भी जुड़े, मुख्य रूप से उन विद्यार्थियों तक ये अपना चैनल का लिंक पहुंचाएं ताकि वो अपना सिलेबस कवर कर सके और अपने एग्जाम में 100% अंक वो हासिल कर सके। आज की सीरीज एक नई सीरीज की शुरुआत अपन ने की है, मुख्य रूप से मेरे सेकेंड ग्रेड का एग्जाम देने वाले साथियों के लिए, और टॉपिक के अनुसार जो प्रश्न बन रहे हैं थोड़ा सा अपन स्पीड ली है उनका रिवीजन करेंगे। तो सभी साथी जुड़ें और गूगल प्ले स्टोर से सर्वा क्लासेज का अपना एप्लीकेशन जो है उसको भी इंस्टॉल कर लें ताकि वहां पे आपको संपूर्ण जानकारियां मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की सीरीज को इन्हीं शब्दों के साथ में। रामधारी सिंह दिनकर के कुछ शब्द जो मुख्य रूप से आप में ताकत और एक प्रकार से कहें तो आपको सक्षम, ताकतवर और आपका मनोबल हाई करता है। वो पंक्तियां आपके समक्ष कि सच है विपत्ति जब आती है, कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, शूरमा नहीं विचलित होते, अक्सर एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो हमें वो शूरमा बनना है जो विघ्न किसी भी प्रकार का आ जाए, कितने भी कांटे जिंदगी में आ जाए, उनको दूर करते हुए उसमें अपना रास्ता बना लेना है। तो शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक होगा पृथ्वी की गतियां। मुख्य रूप से पहला टॉपिक सेकंड ग्रेड वालों के लिए है ना, पहला टॉपिक है पृथ्वी की प्रमुख गतियां, उसकी अपन चर्चा करेंगे। विगत परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो हल सहित यहाँ पे देखने वाले हैं। स्पीडली अपन देखेंगे, थोड़ा सा बहुत ही शानदार इसलिए है कि आपका रिवीजन यहाँ पे प्रत्येक टॉपिक का अपन करवा देंगे। तो सभी सेकंड ग्रेड के साथी जो एसएस से तैयारी कर रहे हैं उन तक अपना चैनल जो है अवश्य पहुंचाने का कष्ट करेंगे। पहला प्रश्न, पृथ्वी की कितनी गति है? तो इसका राइट आंसर है पृथ्वी की 2 गतियां हैं। एक तो परिक्रमण गति, एक परिभ्रमण गति। परिक्रमण और परिभ्रमण, इसको वार्षिक गति बोलते हैं और इसको दैनिक गति, परिभ्रमण को दैनिक गति कहा जाता है। ठीक है, और इसको वार्षिक गति कहा जाता है। तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है। दूसरा प्रश्न देखिए, गति से संबंधित अगला है, निम्न में से पृथ्वी की दैनिक गति कहलाती है? तो अभी मैंने कहा दैनिक गति की जब बात आती है तो परिभ्रमण जो पृथ्वी की है वो दैनिक गति मानी जाती है। परिक्रमण जो है वो वार्षिक गति होती है, जिसमें पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक वर्ष में अपना एक चक्कर पूरा करती है। 365 दिन में वो उसकी परिक्रमण है। और जब दैनिक गति की बात आती है तो इसका परिभ्रमण है जो 23 घंटे 56 मिनट और 16 सेकंड में एक चक्कर अपने अक्ष पर है पूरा कर लेती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो अक्ष की जब बात आती है पृथ्वी अपने अक्ष पर, तो 2 गतियां मैंने कहा था, एक तो अक्ष पर, एक अपने कक्ष पर, उसका ऑर्बिट है ना उस पर, और एक अपने अक्ष पर। तो अक्ष की बात आती है तो लगभग 24 घंटे की बात है इसमें, और ये 365 दिन की बात है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, जब बात अक्ष की पूछ ली है तो हम निकाल देंगे लगभग 24 घंटे में। 23 घंटे एग्जैक्ट यदि पूछा जाए तो 23 घंटे 56 मिनट 16 सेकंड, ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाता है। तो
इसमें राइट आंसर हो जाएगा 24 घंटे। ठीक है ना, सही, सिंपल सा है। उसके बाद में अगला प्रश्न आपके समक्ष आता है, पृथ्वी की गति के संदर्भ में ऑफशोर के संबंध में गलत कथन कौन सा है? ऑफशोर के संबंध में गलत कथन कौन सा है? तो मुख्य रूप से दो स्थितियां बनती है। पृथ्वी जब अपने कक्ष में 365 दिन में अपना एक चक्कर पूरा लगाती है तो उसमें दो स्थितियां बनती है। वो स्थिति कौन सी है? एक तो जैसे यहां पृथ्वी यदि आ जाती है, एक पृथ्वी जब यहां आ जाती है, आप देखते हैं ये गैप ज्यादा है और ये गैप कम है, इसको उपसौर कहा जाता है, इसको अपसौर कहा जाता है। ठीक है, अपसौर और उपसौर। उपसौर का मतलब है न्यूनतम दूरी जो 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर है, और अपसौर यानी अधिकतम दूरी 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच में। तो बात अपसौर की पूछी है तो ये अधिकतम दूरी होती है, इसलिए पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी होती है, ये लाइन राइट है ना। इसके बाद में इसमें सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर होता है, तो 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर होता है, तो दूसरा ऑप्शन भी इसमें राइट है ना। यह स्थिति 4 जुलाई को बनती है। तो मुख्य रूप से अपसौर और उपसौर की बात आती है तो यह स्थिति कब होती है? ये 4 जुलाई को ही होती है। इसका मतलब तीसरा ऑप्शन भी इसका राइट है कि ये 4 जुलाई को ही बनती है। यह इस स्थिति में पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य में बनती है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन इसका गलत हो जाता है। अर्थात इसमें गलत कथन कौन सा है? तो 4 नंबर वाला, क्योंकि अपसौर उपसौर का संबंध सूर्य और पृथ्वी से है, न कि पृथ्वी और चंद्रमा से। पृथ्वी और चंद्रमा की बात आती है तब अपभू और उपभू की स्थिति बनती है। ठीक है, तो इसमें ये ऑप्शन जो है डी ऑप्शन है, राइट हो जाता है। समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है उपसौर की स्थिति कब बनती है? जब उपसौर की बात आती है मुख्य रूप से, तो अभी मैंने बताया था कि न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है, और ये 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में। और ये स्थिति कब बनती है? 3 जनवरी को बनती है। अपसौर 4 जुलाई को बनता है, तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाता है? 3 जनवरी हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकाव कितना है? तो अपने अक्ष की जब बात आती है तो पृथ्वी का झुकाव 23.5 डिग्री है, और जब कक्ष की बात आती है तो 66.5 डिग्री है ना। क्योंकि पृथ्वी जो है मुख्य रूप से अपने अक्ष पर झुकी हुई है। जब आप पृथ्वी की बात करते हैं, ग्लोब को आप देखते हैं, तो मुख्य रूप से ग्लोब आपको किस रूप में मिलता है? यानी ये जो अक्ष उसका मिलता है कुछ इस प्रकार से मिलता है, इस प्रकार से उसका अक्ष मिलता है। यानी ये जो अक्ष है ऐसे ना होकर के, है ना, यहां ना होकर के उसका यह उत्तरी ध्रुव होता है, नॉर्थ पोल, और इसका साउथ पोल होता है ना। तो यहां जो गैप अपन देखते हैं ये मुख्य रूप से ये 23.5 डिग्री का गैप होता है। ठीक है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। विस्तार से क्लास अपन पृथ्वी गतियां देखेंगे तो संपूर्ण जो चैप्टर है हल सहित आपको मिल जाएगा। अगला बिंदु, अगला प्रश्न देखिए, बड़ा शानदार प्रश्न है कि सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है कब? तो कब की बात आती है? सूर्य कर्क रेखा की बात आए तो कब सीधा चमकता है? तो इसका राइट आंसर है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, और मुख्य रूप से 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। जब 22 दिसंबर की बात आती है तो यह मकर रेखा पर सीधा चमकता हो। ठीक है, और जब 21 मार्च और 23 सितंबर की बात आती है तो यह भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। ठीक है, तो पृथ्वी पर मुख्य रूप से भूमध्य रेखा पर सूर्य किरणें सीधी कब आती है? 2 तिथियां हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को। लेकिन यहां पे पूछा है कर्क रेखा पर, तो कौन सा हो जाता है? 21 जून राइट आंसर हो जाता है। समझ गए होंगे, बड़ा शानदार सा प्रश्न है। अगला बिंदु है पृथ्वी की परिभ्रमण गति में होने वाला परिवर्तन नहीं है। पूछा है कि परिभ्रमण जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है ना, तो उसमें होने वाला परिवर्तन नहीं है। ठीक है, तो अक्ष पर दिन रात का बनना, दिन की अवधि छोटी बड़ी होना, ऋतु परिवर्तन होना, और यह सभी ऑप्शन सही। तो इसमें है थोड़ा सा प्रश्न में
टाइपिंग मिस्टेक है टाइपिंग टीम की कि इसमें नहीं है पूछा है, तो इसमें नहीं करके अपन इसको देखेंगे कि पृथ्वी की परिभ्रमण गति से होने वाला परिवर्तन है। ठीक है, इसको यूं पढ़ेंगे, ये नहीं आएगा, है ना। तो पृथ्वी की परिभ्रमण गति से होने वाला परिवर्तन है, तो इसमें है दिन रात का बनना, क्योंकि दिन की अवधि छोटी बड़ी होना उसकी परिक्रमण गति से संबंधित है, ऋतु परिवर्तन उसकी परिक्रमण गति से संबंधित है, ठीक है ना। और ये सभी हो नहीं सकता, तो इसमें है होगा, तो इसके आधार पर अपन दिन रात की का बनना मुख्य रूप से उसकी दैनिक गति से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, शरद विषुव किसे कहते हैं? शरद विषुव क्या है? 21 मार्च, 22 दिसंबर, 21 जून या 23 सितंबर। जब शरद विषुव की बात आती है, ठीक है, तो यह स्थिति कब बनती है मुख्य रूप से? तो एक होता है बसंत विषुव, है ना, जो 21 मार्च के बाद में प्रारंभ हो जाता है। एक आता है शरद विषुव जो कि 23 सितंबर के बाद में स्थिति बन जाती है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है इसका? 23 सितंबर को। ठीक है, यह शरद विषुव का समय होता है। और 21 मार्च की बात आती है तो इसके बाद में बसंत ऋतु शुरू होती है, तो ये इसको बसंत विषुव कहते हैं, क्योंकि इन दोनों तिथियों को ही सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमक रहा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न। धन्यवाद। ये 10 प्रश्नों की सीरीज थी जो पृथ्वी गति के संदर्भ में है, बड़ी महत्वपूर्ण है। और भी इसी प्रकार की सीरीज है, आप तक हम लाते रहेंगे। तो सभी साथी जुड़े सर्वा क्लासेज के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और अन्य साथियों को भी पहुंचा दें। बेल आइकन दबा लें ताकि ये जो टेस्ट सीरीज है उसका लाभ रिवीजन करने का जो मौका है सभी साथियों को मिल सके। तो जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।